बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी अबाउट रस्टिंग या कुरैयन, यानी जंग लग जाता है जो चीज़ों को, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुरैयन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, कुरैयन और रस्टिंग में फ़र्क क्या है, और रस्टिंग ऑफ आयरन की सारी केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि कौन कौन से केमिकल चेंजेस के बाद लोहे को जंग लगता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम को जंग लगता है या नहीं लगता, और अगर लगता है तो कौन सी कंडीशंस हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले है जी कुरैयन क्या है जी। इट इज़ अ स्लो एंड कॉन्टिन्यूस ईटिंग ऑफ योर मेटल, यानी एक मेटल का खाया जाने का मतलब ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाए, बुरबुरी हो जाए, और वो अपनी जो असल उसकी फॉर्म है उसको वो खो दे बाय द सराउंडिंग मीडियम। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू द सराउंडिंग मीडियम। मेटल या कोई भी चीज़ जब वो कोरोड होगी या जब वो रस्ट होगी तो दैट इज़ ड्यू टू द सराउंडिंग मीडियम। अभी हम देखेंगे कि उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो कंडीशंस दो हैं हमारे पास, एक है एयर, दूसरी है मॉइस्चर। एयर में से रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन। रस्टिंग के लिए या कुरैयन के लिए जो रिक्वायर्ड है एयर में से वो है ऑक्सीजन, और मॉइस्चर का मतलब है जी वाटर वेपर्स या वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन वाटर वेपर्स या वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं हैं तो रस्टिंग नहीं होगी, कुरैयन नहीं होगी। इसी तरह से अगर मॉइस्चर है लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर भी कुरैयन नहीं होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, एयर तो हर जगह पे है। ठीक है, तो हम अगर प्रिवेंट कर सकते हैं तो हम मॉइस्चर को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन वो हम आगे प्रिवेंशन के मेथड्स में डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से हम कुरैयन को रोक सकते हैं। एग्जाम्पल है जी कुरैयन की रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि कुरैयन और रस्टिंग एक ही चीज़ नहीं है। कुरैयन जो है अगर वो आयरन की हो रही होगी तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है जो कि रस्टिंग है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आयरन और स्टील के केस में है कि अगर आयरन या स्टील की कुरैयन हो रही है तो वो रस्टिंग है, और किसी भी मेटल की कुरैयन हो रही है तो उसको हम कुरैयन ही कहेंगे। ठीक है, रस्टिंग की जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ हम आयरन और स्टील के लिए यूज करते हैं, बाकी सब सारी मेटल्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं कुरैयन। तो कुरैयन की एक एग्जांपल है रस्टिंग, यानी द कुरैयन ऑफ आयरन एंड स्टील। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है जी। कुरैयन इज अ जनरल टर्म बट कुरैयन ऑफ रस्टिंग इज कॉल्ड कुरैयन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है जी, कि अगर आयरन की कुरैयन है तो वो रस्टिंग है, लेकिन अगर किसी और मेटल की कुरैयन हो रही है, किसी और मेटल को जंग लग रहा है तो वो कुरैयन है। समझ आ गई बात, यानी कुरैयन जो है वो ब्रॉड है और रस्टिंग सिर्फ और सिर्फ आयरन और स्टील के लिए स्पेसिफाइड है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस अगेन जो मैंने आपको वही बताई हैं दो, एयर और वाटर वेपर्स। देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर फ्री ऑफ एयर और एयर फ्री ऑफ वाटर। ठीक है, दोनों में से एक चीज भी नहीं होगी तो कंडीशंस पूरी नहीं होंगी और रस्टिंग नहीं होगी। जिस तरह से यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं जी, वाटर है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर आयरन को रस्ट कर रहे हैं या उसको आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज Fe2O3। याद रखिएगा रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 और साथ n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब हम देखते हैं जी रस्टिंग प्रोसेस की केमिस्ट्री क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी केमिस्ट्री है रस्टिंग प्रोसेस की, कि अगर हमारे पास कोई मेटल है तो उसको जंग किस तरह से लग रहा है। यह आपको एक जनरलाइज्ड सा प्रोसेस नजर आ रहा है पूरा रस्टिंग का। इसमें देख लेते हैं कि ये प्रोसेस क्या कह रहा है और इसको अपनी बुक के रिएक्शंस के मुताबिक देखते हैं, बिकॉज हमने अपनी बुक के मुताबिक ही चलना है। सबसे पहले आपको ये जो पिंक कलर में नजर आया जिसको मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर, ये हैं जी पेंट की लेयर्स। ठीक है, पेंट की लेयर अगर कहीं से रिमूव हो गई तो वहां से अब मेटल ने रस्ट करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो प्रिवेंशन का एक तरीका ये हो सकता है कि हम पेंट ही ना उतरने दें या उसको कोई डेंट ना पड़ने दें या कोई स्टेन ना लगने दें। ठीक है, लेकिन अगर पेंट उतर गया तो वहां से क्या स्टार्ट हो जानी है, वहां से स्टार्ट हो जानी है रस्टिंग। अब देखते हैं कि ये किस तरह से स्टार्ट होगी और इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले जहां से पेंट उतरा है वो वाला रीजन एक्ट करेगा एज एनोडिक साइट। अब एनोडिक साइट का मतलब हमें पता है जी, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन।
अब एनोड पे ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आयरन के एटम्स प्रेजेंट हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे। जिस तरह से आप यहाँ पर रिएक्शन में देखो तो Fe जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Fe+2। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, पेंट रिमूव हुआ। जिस जगह से पेंट रिमूव हुआ वो एनोडिक साइड के तौर पर एक्ट करेगा। एनोड है तो वहां पर ऑक्सीडेशन होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है तो आयरन अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको भी तो ठिकाने लगाना है ना कहीं, चूंकि लूज हो रहे हैं तो गेन भी होंगे, तो वो चले जाएंगे टुवर्ड्स कैथोडिक साइट। अब कैथोडिक साइट कौन सी है, वो साइट वहां जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल है इन एक्सेस। ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल है इन एक्सेस, क्योंकि जो कैथोड पे रिएक्शन होना है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होना है। एनोड वाला रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं है, लेकिन जो कैथोड वाला रिएक्शन है उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर है। और इसी तरह से जब बाद में रस्ट बनना है तो उसके लिए भी ऑक्सीजन रिक्वायर है। अभी हम एनोड और कैथोड की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अभी रस्ट नहीं लगा या अभी रस्ट नहीं बना, या अभी हम कहेंगे कि आयरन ऑक्साइड नहीं बना। तो कैथोडिक साइड पे क्या होगा कि ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, एनोडिक साइड पे क्या हो रहा था कि जो Fe है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe+2 में कन्वर्ट हो गया। कैथोडिक साइड पे उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H2O। अब आप लोग कहोगे कि H2O में तो वो कन्वर्ट हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। किस तरह से रिएक्शन देख लेते हैं, ये आपके सामने रिएक्शन है जी, जिसमें ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स वही हैं जो लूज हुए थे फ्रॉम 2Fe, जो हमने अभी एनोड का रिएक्शन पढ़ा था, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आइंस। ये हाइड्रोजन आइंस कहाँ से आए हैं इनको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। फिलहाल आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं, कैथोडिक साइड पर वो रिड्यूस हो गया है और वो कन्वर्ट हो गया है इनटू वाटर मॉलिक्यूल्स। सही हो गया, ये हो गया एनोड और कैथोड का रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो गए। समझ आती है ये बात यहां तक। उसके बाद अब हमने Fe+2 को पकड़ लेना जी, अब उसको ठिकाने लगाना है हमने, यानी उसका क्या करना है, Fe+2 जो बना है एनोडिक साइट पे वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बना देगा रस्ट, यानी अब जंग लग गया है। अब हमारी जो आयरन है वो ईट अवे होना शुरू हो गई है और उसको जंग लगना शुरू हो गया है, यानी अब आयरन ऑक्साइड बनना शुरू हो गया। तो यहां पर Fe+2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, in the presence of water molecules will be converted into rust। और रस्ट का फॉर्मूला यहां पर आपको एरो के बाद नजर आ रहा है जी, Fe2O3NH2O। रिपीटेड एमसीक्यू, बहुत बार आया हुआ है ये एमसीक्यू, पास्ट पेपर में आपकी एक्सरसाइज में भी है ये एमसीक्यू इस चैप्टर की, कि फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या है, Fe2O3NH2O। सही हो गया, इसके साथ 4 हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिलीज हो जाएंगे। तो हुआ क्या, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले पेंट रिमूव हुआ, पेंट रिमूव होने के बाद जो जिस रीजन से पेंट रिमूव हुआ था उसने एक्ट किया एज एनोडिक साइट। एनोडिक साइट पर जब वो हमें पता है जी ऑक्सीडेशन होनी है, ऑक्सीडेशन की वजह से वहां पर जो आयरन के एटम्स, क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है तो आयरन के एटम होंगे ना, तो आयरन के एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे टू Fe+2 एंड इलेक्ट्रॉन्स। राइट जी, ये इलेक्ट्रॉन्स देन क्या करेंगे जी, कैथोडिक साइड पर जाएंगे, कैथोडिक साइड पर जाकर ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H2O इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आइंस। वो हाइड्रोजन कहां से आए हैं उनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी Fe+2 ऊपर। Fe+2 जो है, जो हमारे पास एनोडिक साइड पर बना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, रस्ट, यानी Fe2O3NH2O। रस्ट का फॉर्मूला याद रखिएगा, Fe2O3NH2O। ठीक है जी, ये हो गया पूरा प्रोसेस। अगर आपको ये समझ आ गया है तो नेक्स्ट आपको इसको याद करना भी इजी होगा, और मजीद जो आगे हमारा लेक्चर जाने वाला है वो भी आपको इजी लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम आपकी बुक पे आ गए हैं, यहाँ पर आपने हेडिंग कर लेनी है एनोडिक रीजन की। एनोडिक रीजन पे क्या हो रहा है जी, कोई स्टेन आ गया, कोई डेंट आ गया, कहीं से पेंट रिमूव हो गया है, किसी भी वजह से वो साइट एक्ट करेगी एज ए नोड और वहां पर हो जाएगी ऑक्सीडेशन। अगेन द सेम रिएक्शन, Fe कन्वर्ट हो जाएगा इंटू Fe+2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कैथोड के पास। कैथोड अब कौन सा रीजन है जहां पर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो वहां पर क्या करेगा जी, ये कैथोडिक रीजन में ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स के पास। कहाँ से आएगी इलेक्ट्रॉन्स, एनोडिक रीजन से। हाइड्रोजन कहाँ से आया, अब सुन लीजिए हाइड्रोजन कहाँ से आया।
हाइड्रोजन जो है ये आया है कार्बोनिक एसिड से, और कार्बोनिक एसिड कहाँ से आया? कार्बोनिक एसिड आया है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से, ठीक है। तो वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो रिएक्ट कर जाती है इसके साथ, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके बना देते हैं कार्बोनिक एसिड, जिसको हम कहते हैं जी HCO3। और वो जो कार्बोनिक एसिड है, चूंकि एसिड है तो एसिड हाइड्रोजन रिलीज करता है, वो कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और वो हाइड्रोजन यहाँ पर यूज होगा ऑक्सीजन की रिडक्शन करवाने में, उसको कन्वर्ट करने में इनटू वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आइंस। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? एनोड से। हाइड्रोजन आइंस कहाँ से आए? कार्बोनिक एसिड से। सही है जी, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए। ये हो गया हमारा कैथोडिक रीजन। उसके बाद आ जाता है जी हाइड्रोजन आयन, जो मैंने आपको भी बता दी जी, कार्बोनिक एसिड से आ रहा है। कार्बोनिक एसिड कहाँ से आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के रिएक्शन से। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हमारे पास एसिडिक मीडियम होगा तो हमारा जो रस्टिंग प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हो जाएगा, यानी वो तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या होता है? हाइड्रोजन आइंस होते हैं, तो हाइड्रोजन आइंस की वजह से हमारे रिएक्शंस फास्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे रिएक्शंस फास्ट होंगे तो रस्टिंग भी ज़्यादा होगी, रस्ट भी ज़्यादा लगेगा, Fe2O3 भी ज़्यादा बनेगा, आयरन ऑक्साइड भी ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो हमने अपने आयरन को, अपनी मेटल को एसिडिक मीडियम से भी बचाना है। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन की। एनोड रीजन की बात कर ली, कैथोड रीजन की बात कर ली जी हाइड्रोजन आइंस कहाँ से आए। अब हमने उन दोनों रिएक्शंस को मिला के लिख देना है। यानी जो हमने पीछे दो रिएक्शन पढ़े, एक तो पढ़ा हमने 2Fe कन्वर्टेड इनटू 2Fe+2, तो 2Fe को हमने यहाँ पर लिख दिया जो है वो, ओके 2Fe को लिख दिया हमने रिएक्टेंट्स में, और Fe+2 को लिख दिया प्रोडक्ट्स में। इसी तरह से रिडॉक्स जो हमारी रिडक्शन रिएक्शन था उसमें हमारे रिएक्टेंट्स में था O2 और 4H+, उसको हमने लिख दिया रिएक्टेंट्स में, और हमारे पास बन रहा था 2H2, उसको हमने लिख दिया प्रोडक्ट्स में। तो हमने सिंपल क्या किया है, हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले जो रिएक्शन थे उन दोनों को मिला के लिख दिया। इलेक्ट्रॉन्स हमने स्किप कर दिए हैं, क्यों किए? क्योंकि हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, 4 ही गेन हो रहे हैं, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 4 ही गेन हो रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। गॉट इट जी? यहाँ तक अभी तक रस्ट नहीं बना, रस्ट अब बनेगा। हेडिंग्स बना लीजिए जैसे जैसे मैं बना रही हूँ, जो मैंने हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, वो आपकी हेडिंग्स है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो Fe+2 बना है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू Fe2O3 NH2O व्हिच इज कॉल्ड एज रस्ट। तो ये आपके पास आ गया जी रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमारे पास असल में रस्ट बनेगा, जिसमें Fe+2 जो कि बना है ऊपर हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन में, वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। अब 1/2 O2 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन का एटम रिएक्ट कर रहा है। हम सिर्फ O नहीं लिख सकते क्योंकि ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, तो जब हमने एक ऑक्सीजन को रिएक्ट कराना होता है तो हम 1/2 O2 लिख देते हैं। इसके साथ 2 + NH2, यानी 2 तो मस्ट है, N जितने आएंगे उतने N आ जाएंगे हमारे पास Fe2O3 NH2 के साथ। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स में 2 + 3 NH2O है ना, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स में रस्ट बनेगा Fe2O3, उसके साथ भी 3H2 होंगे। ठीक है, ओके, और इसके साथ हमारे पास बन जाएंगे 4H+। तो ये हमारे पास बन गया रस्ट। एनोड पे रिएक्शन हुआ, कैथोड पे रिएक्शन हुआ, उसके बाद हमने रिडॉक्स रिएक्शन लिख दिया, और उसके बाद हमने बता दिया कि रस्ट किस तरह से बनेगा। तो जो रस्ट लेयर है वो पोरस होती है, और उसकी वजह से मजीद जो है वो रस्टिंग प्रिवेंट नहीं हो सकती। एक बार शुरू हो गई और अगर हमने इसको प्रिवेंट नहीं किया, उसके ऊपर पेंट नहीं किया, हमने कोई स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो क्या होगा कि वो रस्ट लगता जाएगा और हमारी मेटल जो है वो बुरबरी होती जाएगी। ये आपकी बुक की डायग्राम है जी, जो मैंने आपको पहले नहीं समझाई, इसलिए कि ये देखने में आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है नहीं। अगर आपको समझ आ गई तो इट्स ईजी। सबसे पहले एनोडिक रीजन है। एनोडिक रीजन सबसे पहले जो है वो हमारी तो लेयर डिस्टर्ब हुई ना आयरन की, तो एनोडिक रीजन पे Fe आपको नजर आ रहा होगा, वो कन्वर्ट हो रहे हैं टू Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स चले गए कैथोडिक रीजन के पास, और कैथोडिक रीजन पे जाकर इन इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आइंस कन्वर्टेड इनटू 2H2O। और उसके बाद क्या हुआ कि जो Fe+2 बना था एनोड पे, उसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और उसने बना दिया रस्ट, दैट इज Fe2O3 NH2O। फॉलोड जी? अच्छा जी, ये हमारा हो गया यहाँ तक रस्टिंग ऑफ आयरन कंप्लीट, इसका प्रोसेस विद केमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की, कि आइदर एल्यूमिनियम को रस्ट लगता है या नहीं लगता। इतनी बात तो हमने पहले भी क्लियर कर ली थी कि रस्ट इज द जो है वो टर्म फॉर ओनली आयरन एंड स्टील। ठीक है, तो रस्ट जो है वो सिर्फ आयरन और स्टील के लिए है। तो अगर
एल्यूमिनियम को जंग लगेगा भी तो हम उसको रस्ट नहीं कहेंगे, हम उसको कोरोड कह सकते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी बुक का साइड बॉक्स है जो आप लोगों ने करना है। एल्यूमिनियम कोरोड्स बट इट डजंट रस्ट। एल्यूमिनियम जो है उसको कोरोड तो होता है लेकिन उसको हम रस्ट नहीं कह सकते। रस्ट क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज रस्ट जो है वो इतनी ब्रॉड टर्म नहीं है, दिस इज ओनली स्पेसिफाइड एंड लिमिटेड टू आयरन एंड स्टील। तो अब देख लेते हैं जी कि एल्यूमिनियम जो है उसको जंग क्यों नहीं लगता, और अगर लगता है तो कैसे लगता है। पहली बात तो ये कि एल्यूमिनियम की अगर हम कोरोड की बात करें, रस्ट की तो कहानी मुक गई ना एक किस्म की, कि रस्ट जो है वो नहीं लगता, लगता भी है तो कोरोड, ठीक है। अच्छा जी, अब एल्यूमिनियम जो है याद रखिएगा, ये अपने ऊपर जब ये एक्सपोज होता है ऑक्सीजन के साथ तो ये अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर बनती है इसमें एल्यूमिनियम ये अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। वो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है वो इसको मजीद कोरोजन से बचा लेती है, यानी इसको मजीद, जिस तरह से अगर लोहे का जंग लगना शुरू हो जाए ना तो वो बस लगता गया लगता गया लगता गया, और अगर हमने इसको प्रिवेंट नहीं किया तो वो नहीं रुक सकता खुद ब खुद। लेकिन एल्यूमिनियम में एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बनती है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर के बाद एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता और फर्दर उसमें कोरोजन नहीं होती, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एल्यूमिनियम जो है अगर उसकी कोरोजन होती भी है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करती है और उसको मजीद कोरोजन से बचा लेती है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है वो। अगर हम इसको विजुअलाइज भी कर लें तो ये आपको नजर आ रहा है जी सामने, एल्यूमिनियम की लेयर है एल्यूमिनियम एटम्स की, और उसके ऊपर कोटिंग हो गई है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग हो गई, और बाहर जो ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट है वो एल्यूमिनियम को इफेक्ट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसने प्रिवेंट कर लिया है एल्यूमिनियम के एटम्स को, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट कोरोजन, रस्टिंग, द केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग एंड डज एल्यूमिनियम रस्ट और नॉट। इसको आपने अच्छे से याद करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एल्यूमिनियम रस्ट वाला जो साइड बॉक्स है वो भी आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।